तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट के अंदर पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड उसके आसपास ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है इन ऑर्बिट्स के नेम्स, जो कि हमने पहले ऑर्बिट को के नाम दिया, सेकंड ऑर्बिट को एल एंड थर्ड ऑर्बिट को एम नेम दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिट। सो वो होता है 2n²। पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो है 2n²। सो पहले ऑर्बिट के अंदर जो k है उसके अंदर n की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1। सो यहाँ पर हमारे पास k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो l है जिसके अंदर हमारे पास n जो है वो 2 हो जाता है क्योंकि वहां पर सेकंड ऑर्बिट भी आ जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास l का जब हम n को यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 8। एंड ऐसे ही हमारे पास m होता है जिसके अंदर 3 ऑर्बिट्स होते हैं। सो n हमारे पास 3 हो जाता है एंड देन m के ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 आ जाते हैं। ठीक है, एंड हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट हमें पता है x az होता है। a जो है मास नंबर होता है, z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a माइनस z जो है हमारे पास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। mp जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और यहाँ पर हम लेकर चलेंगे मास ऑफ ईच प्रोटॉन एंड mn को हम लेकर चलेंगे मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। ठीक है, सो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सेंटर के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास हो जाएगा ZMP प्लस A माइनस ZMN। ठीक है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हम लेकर चलेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल होगा हमारे m के। सो यहाँ पर हमें हमारा होना तो ऐसा चाहिए था कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। होना तो ऐसा चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंडर में आते हैं। तो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल होना चाहिए था मास ऑफ न्यूक्लियस के, बट यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। सो यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ मास हो रहा है, यानी मास कहीं ना कहीं तो लॉस्ट हो रहा है। सो लॉस ऑफ मास जो होता है उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। एंड मास डिफेक्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो होता है इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस के। सो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, ZMP plus A minus ZMN and minus mass of nucleus which is capital M। and mass defect को हम डिनोट करते हैं del M से। और जो ये हमें मास डिफेक्ट है ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्टेबिलिटी बताता है न्यूक्लियस की। सो ये हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को फाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है एक हम केस लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ड्यूट्रॉन का केस है। सो उसके अंदर जो Z है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1 होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z होता है क्योंकि यहाँ पर 2 होते हैं। A जो मास नंबर है वो 2 होता है। सो A माइनस Z भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास 1 होते हैं एंड मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 1 होते हैं। एंड MP जो है मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.0073 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड MN हमारे पास होता है 1.0087 AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड कैपिटल M की जो वैल्यू है वो होती है 2.0136 AMU। सो डेल M की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है ZMP प्लस A माइनस ZMN एंड माइनस ऑफ कैपिटल M। सो यहाँ पर हमें वैल्यूज पता है, Z की वैल्यू पता है 1 होता है। सो MP की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1 का मल्टीपल यही होगा। सो 1.0073 प्लस यहाँ पर MN क्योंकि A माइनस Z हमारे पास 1 है। सो MN की वैल्यू हम लिख देंगे प्लस 1.0087 माइनस कैपिटल M जो कि मास ऑफ न्यूक्लियस है वो है हमारे पास 2.0136 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे -2.0136
सो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0024 AMU के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर मास डिफेक्ट इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन के केस के अंदर मास डिफेक्ट हमारे पास आया 0.0024 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियस का केस हम स्टडी करते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को मैंने बड़ा किया हुआ है। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने सीखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कैसे रह सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे रह सकते हैं? उनको तो रिपेल करना चाहिए, बट फिर भी वो कैसे इस पूरे ऑर्बिट के अंदर बाउंडेड है, क्या कौन सी एनर्जी है जो इनको बाउंड करके रखती है? तो उनका जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे बाइंडिंग एनर्जी के केस के अंदर आता है, क्योंकि प्रोटॉन को बाइंड करने वाली एनर्जी क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, जो कि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। और ये शॉर्ट रेंज एनर्जी है, क्योंकि ये थोड़ी दूर में ही जाकर खत्म हो जाती हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज हमारी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, सो पहली बात तो ये कि इनको जो बाइंड करने वाली एनर्जी है उसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, एंड ये जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, जो फोर्स इनको बाइंड करने में करती हैं हेल्प। एंड जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, आइंस्टाइन मास रिलेशन से, विच इज E = mc² से। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होता है मास डिफेक्ट इंटू c², डेल m जो है वो मास डिफेक्ट होता है। सो यहाँ पर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला इंटू c²। सो ZmP + A - ZmN माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू c²। ठीक है, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का जब हमने निकालना हो बाइंडिंग एनर्जी, तो ये उस केस के अंदर हेल्पफुल रहता है फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है कि एक न्यूक्लियन के बाइंड करने में जितनी एनर्जी लगी है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, और वो इक्वल होती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ओवर ए जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन इट, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट हैं उनको डिवाइड कर दोगे, सो वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर मेरे पास 4 न्यूक्लियंस हैं एंड ये मेरे पास न्यूक्लियस है। जब मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, सो ये किसमें टूट जाएंगे, 4 न्यूक्लियंस के अंदर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 न्यूक्लियन इक्वल टू हमने कुछ एनर्जी दी बाइंडिंग एनर्जी ओवर 4। सो यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। ठीक है, सो इसका भी फॉर्मूला है जो कि है बाइंडिंग एनर्जी ओवर ए विच इज इक्वल टू 1/A, एंड यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है डेल mc² वो पुट कर देंगे, दैट इज ZmP + A - Z of Mn माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू c²। सो ये आपका, अगर हम इन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर हम बात करें, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो यहाँ पर हमारे पास जो MH है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एंड जब हम इनके साथ Z मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ZmH = ZmP + Zme, विच इज यहाँ पर हम ZmP की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर MP की जगह पर लिखना है। सो ZmP = ZmH - Zme। ठीक है, सो इक्वल टू 1/A ZmP की जो वैल्यू है वो है ZmH + A - Z of Mn माइनस ऑफ, यहाँ पर हम कैपिटल M की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल्स टू H + Zme का c²। सो 1/A इक्वल्स टू 1/A मल्टीप्लाइड बाय ZmH + A - Z of Mn माइनस ये H + Zme जो है ये इक्वल होता है mx के माइनस ऑफ mx इंटू c²। सो ये आपका हाइड्रोजन के केस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का। सो यहाँ पर कुछ जो है हमने लिखे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। सो ये 1H1 हाइड्रोजन का केस है, वहाँ पर 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। H2 यानी ड्यूट्रॉन के अंदर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हीलियम के अंदर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी, लिथियम के अंदर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्बन के अंदर 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन के अंदर 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑक्सीजन के अंदर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयरन के अंदर 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यूरेनियम के अंदर 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है आयरन के केस के अंदर, ठीक है। सभी एलिमेंट्स के अंदर से सबसे ज़्यादा आयरन की होती है बाइंडिंग एनर्जी। एंड यहाँ पर मैंने ग्राफ लिया है, यहाँ पर मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शो किया है एंड यहाँ पर है मास नंबर, ठीक है। अगर मास नंबर यहाँ पर है हमारे पास 1 तो 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है, अगर 2 है तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वैल्यू है एंड देन ऐसे करते करते हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है। एंड ये जो ग्राफ है यहाँ पर जो पीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो पीक पॉइंट्स हैं इनका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है बाइंडिंग एनर्जी की। अभी केस स्टडी करते हैं, जैसे कि 2 to 20 के बीच में जो वैल्यू है यहाँ पर पीक्स बनती हैं हीलियम के केस के अंदर, कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। सो ये स्टेबल एलिमेंट्स बन जाते हैं जो पीक्स शो करते हैं हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। 30 to 120 के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है आयरन। आयरन के केस के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एंड आयरन के आगे या पीछे अगर हम कंपेयर करें, सो आयरन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी स्टेबिलिटी जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू आयरन। एंड जो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन है इनकी जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर एलिमेंट्स। एंड हाइड्रोजन के केस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो लो होती हैं। ये लाइट एलिमेंट्स होते हैं एंड इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। सो आयरन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एंड जो पीक पॉइंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व फाइंड करने का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें ये कौन कौन से फायदे देता है। सो इम्पोर्टेंस इसकी तो ये है, ये हमें स्टेबिलिटी चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हेल्पफुल रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे क्योंकि जो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम को जब हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं इसकी यूरेनियम की, तो हमारे पास यूरेनियम 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक तो क्रिप्टॉन और एक बेरियम के अंदर। सो ये एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट सेकंड जो है, इससे हम एलिमेंट्स को फाइंड करके न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का है। कुछ जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, ऐड अप हो जाते हैं और एक हैवी जो एलिमेंट है वो बनने की कोशिश करते हैं। सो वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ एंड हैवी मेटल बनाते हैं, हैवी एलिमेंट बनाते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम लाइट एलिमेंट्स को फाइंड करके उनको ऐड अप करा सकते हैं, फ्यूजन करा सकते हैं, फ्यूज करा सकते हैं जब उनको, तो वो हमें एक नया एलिमेंट जो कि हैवी एलिमेंट बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। सो यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर जब आपका ग्रेटर देन 83 होता है, ठीक है, जिन भी एलिमेंट्स का नंबर ग्रेटर देन 83 होता है वो आपके होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होकर अल्फा बीटा रेज को एमिट करते हैं, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियंस भी क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को एमिट करते हैं एंड जो कि हमें बताते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, ठीक है। जो हैवी न्यूक्लियंस हैं जब वो अल्फा बीटा एमिट करते हैं तो वो अपनी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 900 आइसोटोपिक न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर से 280 जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें
जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है तो हमारे पास 164 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड हैं तब हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई की काउंटिंग है 57 जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल मिलते हैं हमें इन केस ऑफ इवन प्रोटॉन्स एंड ओड न्यूट्रॉन्स। और जब हमारे पास प्रोटॉन्स ओड हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है तो उस केस के अंदर हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई की काउंटिंग कितनी है 53 है। ठीक है, उस टाइम हमारे पास 53 स्टेबल न्यूक्लियाई मिलते हैं। एंड जब आपके पास प्रोटॉन्स ओड हों और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ओड हों तो उस केस के अंदर हमारे पास सबसे लेस न्यूक्लियाई मिलते हैं जो कि स्टेबल होते हैं जिनका नंबर है 6, यानी 6 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि स्टेबल होते हैं इन केस ऑफ ओड प्रोटॉन्स और ओड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड यहाँ पर ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सो यहाँ पर जब हमारे पास Z जो है लेस देन 20 है उस केस के अंदर हमारे पास N जो है वो इक्वल टू Z है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जब हमारा Z लेस देन 20 है उस केस के अंदर N इक्वल्स टू Z हो जाता है। एंड जब हम उससे आगे चलते हैं 20 से आगे चलते हैं यानी Z हमारा ग्रेटर देन 20 हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारा यहाँ पर कर्व आ जाती है क्योंकि N जो है वो भी ग्रेटर देन 20 हो जाता है। सो यहाँ पर हमारी कर्व आनी शुरू हो जाती है। एंड फर्दर और हायर अगर हम लें तो उस केस के अंदर हमारी जो कर्व है वो और ज़्यादा बेंड करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड जो नंबर मैंने लिया यहाँ पर थर्ड नंबर। सो नेक्स्ट हमारे पास यूरेनियम का केस है। सो उसके अंदर 92 235। सो यहाँ से हमें Z पता चलता है वो है 92 एंड N की जो वैल्यू है वो है A माइनस Z विच इज इक्वल टू 235 माइनस 92 विच इज इक्वल टू 143 जो कि बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमें ये जो रीज़न है यानी कि यहाँ पर जो ज़्यादा हाई और 20 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के बीच में ये जो रीजन है इसको बोलते हैं स्टेबल रीजन और स्टेबिलिटी बेल्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।